सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी जगह की चर्चा करने वाले हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन अपने डरावने रहस्यों के लिए भी उतनी ही जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के विशाल एपलाचिया पर्वतों की। सोच के देखिए, ये पर्वत श्रृंखलाएं न जाने कितने अनसुलझे रहस्यों, असाधारण घटनाओं और अजीबोगरीब कहानियों का केंद्र रही हैं। आज के इस विश्लेषण में हम विज्ञान, लोक कथाओं और कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्यों को सामने रखेंगे जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक खुशनुमा दोपहर हो, परिवार के सभी लोग साथ हों, चारों तरफ हंसी मजाक चल रहा हो और अचानक एक बच्चा हवा में कहीं गायब हो जाए। ये ख्याल ही अंदर तक डरा देता है ना। लेकिन 14 जून 1969 की एक घटना ने इस खौफनाक कल्पना को हकीकत में बदल दिया। एक ऐसा दिन जो लुका छिपी के एक बिल्कुल साधारण से खेल से शुरू हुआ था, वो आगे चलकर अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। और यहीं से जुड़ता है हमारे विश्लेषण का पहला भाग, डेनिस मार्टिन का गायब होना। ये पूरी कहानी ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स के स्पेंसफील्ड नाम के एक घास के मैदान से शुरू होती है, जो समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां लगभग 7 साल का डेनिस मार्टिन अपने परिवार के साथ कैंपिंग के लिए गया था। डेनिस ने एक चटक लाल रंग की शर्ट पहनी थी, जिसे दूर से ही बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। अब जरा इस खौफनाक टाइमलाइन पर गौर करें। दोपहर के ठीक 4:30 बज रहे थे। बच्चों ने बड़ों को डराने के लिए लुका छुपी का खेल शुरू किया। डेनिस झाड़ियों के पीछे छिपने गया, लेकिन उसके बाद वो लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन रुकिए, इस घटना का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी है। वहां से 7 मील दूर हैरोल्ड की नाम के एक व्यक्ति थे। शाम 6 बजे के करीब उन्होंने एक ऐसी विशाल और भयानक चीख सुनी जो किसी भी आम इंसान या जानवर की नहीं लग रही थी। और उसके कुछ ही मिनट बाद उन्होंने जंगल से एक अजीब से जंगली दिखने वाले इंसान को बाहर निकलते देखा, जो अपने कंधे पर कपड़े जैसी कोई चीज ले जा रहा था। और जैसे ही रात हुई, 2.5 इंच की भीषण बारिश ने पूरे इलाके को धो डाला, जिससे पैरों के कोई भी निशान या सुराग हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर रही होगी, क्योंकि डेनिस को खोजने के लिए पूरे 1400 लोग जुट गए। इन लोगों ने 16 दिनों तक 56 वर्ग मील के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। इस विशाल ऑपरेशन में ग्रीन बेरेट के जवान और FBI एजेंट तक शामिल हुए। लेकिन इतने बड़े स्तर की खोज के बावजूद मिला क्या? पानी की ओर जाते हुए बच्चे के जूतों के केवल एक जोड़ी अजीब निशान। और उसके बाद कुछ नहीं। सच में ये बच्चा बिना कोई सुराग छोड़े बस अस्तित्व से मिट गया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जो है थिन प्लेसेस का विज्ञान। अब यहाँ ये सवाल उठना बिल्कुल लाजिमी है कि आखिर अमेरिका के दूसरे विशाल राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में एपलाचिया में ही लोग इतने रहस्यमयी तरीके से क्यों गायब होते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें भूविज्ञान की कुछ परिकल्पनाओं को समझना होगा। ये पहाड़ कोई आज के नहीं हैं, बल्कि 48 करोड़ साल पुराने हैं, और इनकी बनावट में कुछ ऐसा है जो इन्हें सामान्य दुनिया और अजीबोगरीब घटनाओं के बीच की एक पतली जगह यानी थिन प्लेस बनाता है। जमीन के नीचे असल में क्या चल रहा है? आइए पीजो इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं। एपलाचिया क्षेत्र में एक अत्यंत पतला स्थलमंडल है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और ये पूरा इलाका क्वार्ट्ज खनिजों से भरा पड़ा है। जब भी जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों में थोड़ा सा भी खिसकाव होता है या दबाव पड़ता है, तो ये क्वार्ट्ज एक बहुत ही तीव्र विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है। इस वजह से इस क्षेत्र में एक विशाल चुंबकीय विसंगति मौजूद है, जहां दिशा बताने वाले कंपास काम करना बंद कर देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक अदृश्य सा जाल बन जाता है। और जो बात इस पूरी थ्योरी को और भी दिलचस्प बनाती है, वो ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे दिमाग को कैसे चकमा देते हैं। डॉक्टर माइकल पर्सिंगर के न्यूरोलॉजिकल शोध में एक गॉड हेलमेट का इस्तेमाल किया गया था। ये हेलमेट मस्तिष्क पर एक कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डालता था। इसके परिणाम सच में चौंकाने वाले थे। इसके कारण मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में हलचल हुई, जिससे लोगों को मतिभ्रम, किसी रहस्यमयी उपस्थिति का एहसास और समय के खो जाने जैसे अनुभव होने लगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एपलाचिया के ये पहाड़ मूल रूप से एक विशाल प्राकृतिक गॉड हेलमेट की तरह ही काम कर रहे हैं, जो हमारी चेतना को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। विज्ञान से हटकर अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, यानी एपलाचिया की लोक कथा फैक्ट्री। चलिए देखते हैं कि ये सब उन शुरुआती इंसानों के अनुभवों से कैसे जुड़ता है,
जो इन पहाड़ों में आकर बसे थे। अब जब पुराने जमाने के लोगों ने विज्ञान पर आधारित इन अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाओं का सामना किया होगा, तो उन्होंने इसे कैसे समझा होगा? उनके पास आधुनिक विज्ञान तो था नहीं। इसलिए उन्होंने इन घटनाओं को समझाने के लिए मिथकों और लोक कथाओं का एक बहुत ही गहरा जाल बुना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोक कथाएं सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है। इस लोक कथा फैक्ट्री के फार्मूले को समझना बहुत जरूरी है। इसका पहला कदम है भौगोलिक अलगाव, मतलब पहाड़ों में अलग थलग रहने वाले समुदायों के पास बाहरी दुनिया की कोई मदद नहीं थी। दूसरा है मौखिक परंपरा, जहां कहानियां कई पीढ़ियों तक बोली और सुनी गईं, और ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो मूल रूप से समुदाय को इन अजीब घटनाओं के बीच जिंदा रहने के नियम सिखाता था। और यहाँ हम देखते हैं कि जब अलग अलग संस्कृतियां एक साथ आईं तो क्या हुआ। जब मूल अमेरिकियों की पुरानी किंवदंतियां, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से आए सेल्टिक लोगों का सेकंड साइट या दूरदृष्टि वाला नजरिया, जर्मनिक परंपराओं का पॉवोविंग उपचार और अफ्रीकन हुडू प्रथाएं एक ही भौगोलिक अलगाव में एक साथ मिली, तो एक बिल्कुल ही अद्वितीय एपेलेचियन ढांचा तैयार हुआ। इसी मिलीजुली शब्दावली ने उन लोगों को पहाड़ों में छिपी अज्ञात शक्तियों को समझने और उनसे बचने का एक तरीका दिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हमारे भाग 4 पर, ब्लेडेनबोरो का जानवर। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे 1954 के उत्तरी कैरोलिना चलते हैं। ब्लेडेनबोरो नाम के एक बहुत ही छोटे और शांत शहर में अचानक एक खौफनाक दहशत फैल गई। हुआ ये कि एक रहस्यमयी 4.5 फुट का बिल्ली जैसा दिखने वाला जानवर जंगल से बाहर आया और उसने एक एक करके स्थानीय पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। और इसके शिकार करने का तरीका तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां के पुलिस चीफ रॉय फॉरेस्ट का बयान ही स्थिति की भयावहता को बताने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, उन जानवरों में खून की 2 या 3 बूंदें भी नहीं बची थी। मरे हुए जानवरों के जबड़े किसी सर्जिकल सटीकता से कुचले गए थे। शरीर का सारा खून निचुड़ चुका था और वहां चांदी के डॉलर के आकार के पैरों के निशान मिले थे। खौफ इतना ज्यादा था कि शिकार करने वाले शिकारी कुत्तों तक ने उस जानवर की गंध का पीछा करने से साफ इनकार कर दिया था। इस बढ़ती हुई दहशत को खत्म करने के लिए शहर के मेयर फसेल ने एक पब्लिसिटी स्टंट का सहारा लिया। उन्होंने एक मरे हुए 20 पाउंड के बॉबकैट को टांग दिया और सिनेमा घर में द बिग कैट्स नाम की एक फिल्म चलाकर ये घोषित कर दिया कि शिकार अब खत्म हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद बाद में स्वीकार किया कि ये दहशत 90% कल्पना थी। खैर, ये स्टंट भले ही उस समय सफल रहा हो, लेकिन इसने खोपड़ी कुचलने वाले और खून चूसने वाले उस असली जानवर की पहचान को हमेशा के लिए एक रहस्य ही छोड़ दिया। अब हम गहराई में उतरते हैं भाग 5 की ओर, चुड़ैलें और मून आइड लोग। एपलाचिया की गहरी जड़ों में कुछ और भी बहुत पुरानी किंवदंतियां दबी हुई हैं, जैसे चिरोकी आदिवासियों की कहानियों में रात में काम करने वाले छोटे कद के मून आइड या चांद जैसी आंखों वाले लोगों का बहुत सम्मान से जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि ये वो लोग थे जो रात के अंधेरे में चुपचाप काम करते थे और मकई के खेतों को रहस्यमयी ढंग से साफ कर जाते थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन मून आइड लोगों की किंवदंतियों के साथ साथ कुछ हैरान करने वाले भौतिक प्रमाण भी मौजूद हैं, जैसे 1840 के दशक में मर्फी में मिली अर्धचंद्राकार आंखों वाली मूर्तियां, या फिर 1882 में स्पार्टा में पत्थर के ताबूतों में मिले पूर्ण विकसित दांतों वाले केवल 19 इंच के कंकाल, और तो और फोर्ट माउंटेन पर बनी 885 फुट लंबी टेढ़ी मेढ़ी दीवार जिसका कोई सैन्य लाभ नजर नहीं आता। हालांकि शुरुआती यूरोपीय बसने वालों ने अपनी सीमित समझ के कारण इन्हें सिर्फ वेल्श खनिक या एल्बिनो समुदाय कहकर खारिज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच तो ये है कि ये कलाकृतियां कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। और अब बारी आती है अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध भूतों की कहानी की। साल था 1817, जब एक अदृश्य शक्ति ने टेनेसी के जॉन बेल परिवार को प्रताड़ित करना शुरू किया। और ध्यान दीजिए, ये कोई आम इकाई नहीं थी। ये एक साथ धर्म ग्रंथों का पाठ भी कर सकती थी और शराब के गीत भी गा सकती थी। इसने न केवल परिवार पर मनोवैज्ञानिक हमला किया, बल्कि जॉन बेल सीनियर को लकवाग्रस्त कर दिया और अंततः उन्हें जहर दे दिया। इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया गया कि ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त पहली अलौकिक मृत्यु बन गई। लेकिन इस घटना को लेकर हमारे पास 2 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं। एक और विश्वासी लोग 1820 की एक डायरी का हवाला देते हैं, जिसमें हजारों लोगों के उस रहस्यमय आवाज को सुनने आने का जिक्र है। वहीं दूसरी ओर संशयवादी बताते हैं कि इस कहानी की मुख्य किताब बहुत बाद में 1894 में लिखी गई थी, जो एक 6 साल के बच्चे की डायरी पर आधारित होने का दावा करती है। एक ऐसी डायरी जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं मिला।
और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि जिस स्कूल टीचर रिचर्ड पोवेल ने अंततः बेल परिवार की बेटी से शादी की, वो पेट से बोलने की कला यानी वेंट्रिलोक्विज्म और लोगों को सम्मोहित करने में काफी माहिर था। तो ये कहानी दोनों ही पहलू सामने रखती है। अब आते हैं हमारे आखिरी रहस्य पर, भाग 6, ब्राउन माउंटेन की रोशनी। इस पूरी चर्चा का अंतिम रहस्य उत्तरी कैरोलिना के ब्राउन माउंटेन पर स्थित है। 1 सदी से भी अधिक समय से एक घड़ी की सुई की तरह बिल्कुल सटीक समय पर पहाड़ के ऊपर रहस्यमयी लाल रोशनियां दिखाई देती रही हैं, जो आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। जरा इन रोशनियों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि इन्होंने समय समय पर सरकारी स्पष्टीकरणों को कैसे गलत साबित किया है। 1854 में जब बिजली या कारें थीं ही नहीं, तब भी इन्हें देखा गया था। 1913 में सरकार ने दावा किया कि ये दूर से आती ट्रेनों की हेडलाइट्स हैं, लेकिन जब 1916 की भीषण बाढ़ में ट्रेन सेवा पूरी तरह ठप हो गई, तब भी ये रोशनियां अपने तय समय पर चमकती रहीं। यहाँ तक कि 2014 में अप्पलाशियन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा 6300 घंटों की कड़ी वीडियोग्राफी के बाद भी कुछ रोशनियों का स्रोत पूरी तरह से अस्पष्टीकृत ही रहा। 1922 में इन रोशनियों को वैज्ञानिक रूप से खारिज करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया था। भूविज्ञानी मैन्सफील्ड ने दावा किया कि ठंडी हवा के कारण दूर की रोशनी मुड़ जाती है, और उन्होंने इन रोशनियों को कारों और ट्रेनों की हेडलाइट्स और झाड़ियों की आग में बांटकर प्रतिशत में समझा दिया। ये चार्ट उसी प्रयास को दर्शाता है। लेकिन जैसा कि आज के आधुनिक कैमरों से सिद्ध हो चुका है, इस क्षेत्र में दिखाई देने वाली इन रोशनियों का एक हिस्सा ऐसा जरूर है जो किसी भी ज्ञात स्रोत या वायुमंडलीय अपवर्तन से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। डेनिस मार्टिन का अचानक हवा में गायब होना, मून आइड लोगों के वो छोटे कंकाल और ब्राउन माउंटेन की वो रहस्यमयी रोशनियां, क्या ये सब केवल एपलाशिया की पीजो इलेक्ट्रिसिटी, थिन प्लेसेस और मानव मनोविज्ञान द्वारा बुने गए भ्रममात्र हैं, या फिर इन प्राचीन धुंध भरे पहाड़ों की गहराई में वास्तव में कुछ ऐसा छिपा है जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान आज तक नहीं पकड़ पाया है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, लेकिन ये रहस्य निश्चित रूप से हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करते रहेंगे।